मेरे ऊपर तो मुझे मरवाने की कोशिश अमित शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं। इलाहाबाद एयरपोर्ट के अंदर मुझ पे अटैक कराया मोदी जी और अमित शाह जी ने। क्या बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सच बात कह रहा हूँ। इंटरव्यू दे रहा था तो आ गए मोदी जी का नाम लेके, हम आपको गोली मरवा देंगे, हम आपको अभी फोन करके उठवा देंगे। ये सब सैकड़ों लोगों के सामने मोदी जी और अमित शाह जी के लोगों ने मुझे बोला है वहां पे। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से लकीर खींच दी है कि जो मर्जी बोलना हो बोलते रहिए। उन्होंने इस बात को जोर देकर के कहा भी कि सोशल मीडिया पर आलोचना करिए हमारी, ये उनके शब्द है, मैं जो आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर हमारी आलोचना करिए लेकिन फेक न्यूज मत फैलाइए। तो अब जो है क्या पता आपके ऊपर एक नया मुकदमा लगा दिया जाए कि चुनाव आयोग ने जब ईवीएम को लेकर के एक तरह से पूरी बात साफ कर दी है और उसके बाद भी ईवीएम को लेकर के उसकी टेम्परिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो फेक न्यूज फैलाने का काम महमूद पराचार कर रहे हैं, तो एक केस और लगा दिया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब आप करेंगे क्या, क्योंकि चुनाव में अब जो है वो देश जा रहा है और उसी ईवीएम के साथ देश जा रहा है, ये तकरीबन साफ हो गया, तो करेंगे क्या आप? मेरे ऊपर तो मुझे मरवाने की कोशिश अमित शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं। अभी कल ही इलाहाबाद एयरपोर्ट के अंदर मुझ पे अटैक कराया मोदी जी और अमित शाह जी ने। क्या बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सच बात कह रहा हूँ। कहां पर है, कौन से एयरपोर्ट पर अटैक हुआ? इलाहाबाद एयरपोर्ट पे। अच्छा, कैसे? क्योंकि मैं एक उसको सोशल मीडिया में मेरे पीछे लोग लगा रखे हैं ना। हम्म। सोशल मीडिया पे मैं एक इंटरव्यू दे रहा था तो आ गए मोदी जी का नाम लेके, हम आपको गोली मरवा देंगे, हम आपको अभी फोन करके उठवा देंगे। ये सब सैकड़ों लोगों के सामने मोदी जी और अमित शाह जी के लोगों ने मुझे बोला है वहां पे, और वो दो ही थे सिर्फ। फिर सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई और इकट्ठे होकर उन्होंने बोला कि ये प्राचा साहब सही कह रहे हैं ना, आप तथ्यों के आधार पर इनसे बात करो। आप ये क्यों कह रहे हो कि मोदी जी के खिलाफ जो ये इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं इस सीट पे बैठ गया हूं मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। मैं चोरी करूं, डकैती करूं, लूटमार करूं, मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हूं। ये आर्गुमेंट दे रहे थे। तो उन पे कोई एक्शन लेने जा रहे हैं आप लोग? मैं हम लोग तो इनके हर अत्याचार का आदी हो गए। ये हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं ना। अच्छा। हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। मैं अपना टाइम हम्म। मैं जान हथेली पे लेके देश की जनता की आवाज पे ये काम कर रहा हूं। मैं कोई भटकने वाला नहीं हूं। मोदी जी गलत, और अमित शाह जी खास तौर पे आपको बोल रहा हूं, अपना हम्म। कोई दूसरा काम कीजिए, मुझे डरवाने का काम मत कीजिए, सीधे मरवा दीजिए। अगर मेरी आवाज बंद करनी है तो सीधे मरवाना पड़ेगा। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं इनको एक बहुत ही नम्र विनती कर रहा हूं, आपके पास जितने लॉ ऑफिसर हैं, जितने आपके पास कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, जितने आपके पास सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, उनको सबको ले आइए। आपके चैनल पे धर्मेंद्र जी ले आए वो, सिर्फ आधे घंटे की हम बहस कर लें लाइव। अगर उनके सभी उत्तरों को, सभी सवालों को मैं ये साबित ना कर दूं कि वो चोरी कर रहे हैं और क्यों इन्हें नींद नहीं आती है रात को, और मैं कोई अपनी बात नहीं करूंगा, इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से और एक इस किताब से मैं कोई बाहर बात ही नहीं करूंगा। ये देखिए, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स है, और इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है मैं उन्हीं से बात करूंगा और किसी से बात ही नहीं करूंगा। उनके ऊपर रिलाय करके इनकी खुद की बात से और जो कानून है देश का उससे इन्हें ना सिर्फ निरुत्तर करूंगा बल्कि पूरी दुनिया के सामने इन्हें बेनकाब कर दूंगा कि कितनी बड़ी बेईमानी है भारत देश की मासूम जनता के साथ कर रहा है। देश जो दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी, ये पदों पे बैठ के सिर्फ इस वजह से कि हम पद पे बैठे तो हमारी बात का विश्वास करो, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। एसएलयू में ये स्टैंड अलोन बोलते हैं इन मशीनों को। एसएलयू में क्या इंटरनेट का उपयोग नहीं होता है? मैं इनसे सीधी बात कर रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जो जजमेंट है ना वीवीपैट की, वोटर्स वेरिफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल, क्या होती है वो? ऑडिट कैसे करेंगे? ये काले शीशे के अंदर से ऑडिट होती है। वोटर वेरीफाई कैसे करेगा उसे? काले शीशे के अंदर से। बेवकूफ समझ रखा है आपने हमें। हाथ में नहीं दोगे आप, अगर कम से कम हाथ में तो दोगे वो देखेगा। नहीं देंगे, बेवकूफ समझते हो आप देश की जनता को। आप ये बता दीजिए ना कि ये ही वोट मशीन के अंदर वोट है, इसकी क्या गारंटी है? ये बता दीजिए आप मुझे। जो ये वोट प्रिंट आउट हुआ है मशीन के अंदर भी यही वोट है, और उसके आप 2% सिर्फ वो कराओगे, मार्जिन ऑफ एरर बता के निकल लोगे आप। 5-5 सिर्फ हजारों वोटों में से 5 वोट
चेक करके आप ये बोलोगे कि हजारों हाँ मान लो, 2% का मार्जिन ऑफ एरर है। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? रावत जी को शर्म नहीं आती है? उसके आगे चलते हैं, आप ये बता दीजिए कि जो आप ये कह रहे हो, ये क्या होता है, एसएलयू क्या होता है, एसएलयू कैसे बनता है? 15 दिन पहले जो प्राइवेट लोग हैं वो जाते हैं और लोड करते हैं उसमें कंप्यूटर के माध्यम से। पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये लेते हैं किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कैंडिडेट्स हैं, वो जाके फिर एक इंटरनेट के माध्यम से उसमें लोड करते हैं हर एक मशीन में। ये सच है या झूठ है इलेक्शन कमिश्नर साहब? तो इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है, आप कह रहे हो है कि नहीं हो सकती? और ये स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब आता है आपको? वीवीपैट स्टैंड अलोन हो सकता है? 3 मशीनें तो आप खुद ही बता रहे हो, 3 मशीनों का ही सेट है ना वीवीपैट, पेपर यूनिट, ये बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये स्टैंड अलोन का मतलब पता है आपका? स्टैंड अलोन होता है अकेले खड़े होना। 3 मशीनें तो आप खुद ही बता रहे हो। बेवकूफ है देश की जनता। और आप बोलोगे कि मैं इलेक्शन कमीशन हूं, देखो मैं तो कोट खरीद के आया हूं, इतना बढ़िया टाई लगा के आया हूं, सीट पे बैठा हूं, आप सब लोग आए हो, संविधानिक पद पे बैठा हूं। मेरा यकीन करो इस बात के लिए झूठ में सब बोल रहा हूं। तो जिस दिन आपकी इच्छा करे ना, आधे घंटे के टाइम निकाल के आ जाए, आपके चेहरे से सारे नकाब उतार दिए जाएंगे। ये बता दिया जाएगा कि आप कितनी बड़ी देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो आप चैलेंज कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिबेट के लिए अकेले, और ये अपने साथ 100 लोग ले आए या 500 लोग एक्सपर्ट्स ले आए, मैं अकेले आऊंगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लेके आऊंगा, और जो भी मटेरियल इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है ना वो लेके आऊंगा, कुछ और इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। इनकी सारी बातें, इनके ऑन द रिकॉर्ड जो इन्होंने बातें कह रखी है उससे झुटलाऊंगा। लेकिन जब जिस दिन मर्जी करे आ जाए। लेकिन अब तो चुनाव में देश चला गया है, और आप जो बातें कह रहे हैं, मैं कोई देर नहीं हुई है धर्मेंद्र जी, ये भी बता दूं, 15 दिन पहले ही चुनाव के। अभी मैं देश की जनता से ये भी कहता हूं कि आप लोग देखें, कैंडिडेट जब तय हो जाएंगे तभी पेपर बैलेट बनता है, तभी जो मतपत्र होता है ना तभी छपता है। वो भी कैंडिडेट कब तय होते हैं? 15-16 दिन पहले तभी पेपर बैलेट छपता है, और तभी वीवीपैट तैयार होते हैं। हजारों लोग आएंगे ना, अडानी और अंबानी के एजेंट, जो एक पेन ड्राइव लेके, इंटरनेट कनेक्शन लेके इसमें कैंडिडेट्स के नाम चढ़ाएंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। वो काम भी सिर्फ वोटिंग डे से 15 दिन पहले होता है। तो देर कुछ नहीं हुई है, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अभी भी जो है वो इस बात की गुंजाइश है? और एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये भी लग रहा है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात को ये बात जरूर लग रही है कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर के एक माहौल है, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं जानता हूं इस चीज को, मैं लगातार आपको फॉलो भी करता हूं, सोशल मीडिया पर मैं देख भी रहा हूं जिस तरह का समर्थन आपके साथ में है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि देश में करोड़ों लोग हैं ऐसे जो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में अगर ईवीएम से ही चुनाव होगा तो मुझे लगता है, आपको लगता है या नहीं आप बताइए इस बारे में, कि जो वोटिंग परसेंटेज है, हो सकता है कि वो उतना बड़ा तबका वो उस ईवीएम से वोट देने के लिए ना जाए, तो वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो बहुत नीचे गिर जाएगा। और चुनाव आयोग की तो पूरी जो है कवायद ही रहती है कि इस बार वोट बढ़ाना है, उसके लिए स्टार कैंपेनर लाए जाते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है। तो क्या एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो एक मुद्दा है उसमें महमूद पराचा सही है, गलत है, उसको सामने आकर के रिजोल्व किया जाए अच्छे तरीके से, और या फिर महमूद पराचा गलत बोल रहे तो इनको शांत कराया जाए? कुछ शांत कराने का तो मैंने तरीका बता दिया ना, मैं माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के, वरना ये मांगे आधे घंटे की डिबेट में। या तो ये माफी मांगेंगे देश से और देश को ये बताएंगे कि नहीं अब हम पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे, और उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है और कोई टाइम भी नहीं चाहिए, पैसे भी कम खर्च होंगे, जल्दी भी चुनाव होगा और सुरक्षित भी चुनाव होगा, सबसे ज्यादा सुरक्षित चुनाव भी होगा। चंडीगढ़ में पकड़े क्यों गए? अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा था तो पकड़े जाते, पेपर बैलेट से जब तो पकड़े गए। दूसरी बात यह है कि 15 दिन पहले तक जो कवायद होनी है तो आराम से हो जानी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है और वो मतों से जीतेगा, पब्लिक के वोट से जीतेगा, वो क्या कहेगा कि आप ईवीएम से चुनाव कराओ या पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे वोट देंगे और मैं जीतूंगा।
जो धांधलेबाजी करना चाहता है वही तो ये बोलेगा कि करोड़ों लोग नहीं, देश का एक एक नागरिक ये बोले कि मुझे ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, मैं ईवीएम से ही चुनाव कराऊंगा, क्योंकि मैं इलेक्शन ही जब जीत सकता हूं जब ईवीएम से चुनाव हो। अगर पेपर बैलेट से चुनाव हुए तो मेरी तो जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा आदमी तो वही करेगा ना। और जबकि कानून ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, आज भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए अगर कोई खास वजह ना हो, जो इलेक्शन कमीशन बताएगा नहीं कि ये खास वजह है इसलिए ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं हम, वो भी एक दो जगह, ऐसा नहीं कि सब जगह। 61 कैपिटल ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मैं चाहूंगा देश की सारी जनता हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में पढ़ ले। चलिए, तो ये लड़ाई ऐसा लग रहा है कि अभी भी और लंबी चलेगी, और जिस तरह से चीफ इलेक्शन अगर कराएंगे तो वो अपराध कराएंगे, ऐसे किसी चुनाव को मान्यता नहीं देंगे। एक बात मैं और आपके दर्शकों को साफ कर दूं, ईवीएम के जरिए, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, 15 से 20 या 20% के आसपास फ्रॉड कराया जाता है आरएसएस और बीजेपी द्वारा। अगर वोटर्स भारी संख्या में आके ईवीएम के माध्यम से भी अगर वोट देंगे, भारी संख्या में आके, मेरी बात सुन लीजिए, अभी इनके पास तैयारी नहीं है कि ये 25% से ज्यादा झूठे नकली वोट बढ़वा सकें अभी तक। तीसरी बात ये, ना सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है लोगों को कह के अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करो और वोट ज्यादा से ज्यादा दो, इलेक्शन कमिश्नर की यह भी जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि वो ये बोले ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़ो। इस बात पे जोर नहीं देते, बल्कि जब से ईवीएम आई है, जो स्क्रूटिनी के टाइम ये इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कैंडिडेट्स को जबरदस्ती रिजेक्ट करो ताकि कैंडिडेट कम से कम हो। पहले ईवीएम से चुनाव होना नामुमकिन हो जाता था अगर 65 कैंडिडेट नॉमिनेशन भर दें। अब ये आंकड़ा बढ़ा के 2013-14 के बाद दूसरी मशीनें लाई गई हैं जो 2019 में इस्तेमाल हुई थी, उसमें 384 कैंडिडेट आ जाएंगे, उससे ज्यादा अब 385 आ जाएंगे। तो अब भी पेपर बैलेट से चुनाव कराना पड़ेगा। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि यह भी आह्वान करे ज्यादा से ज्यादा लोग नॉमिनेशन भरे, तो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं बल्कि कैंडिडेट्स को नाजायज तरीके से रिजेक्ट करते हैं। तो हम आह्वान करते हैं लोगों से, 385 कैंडिडेट्स अगर कहीं नॉमिनेशन भरेंगे तो वहां पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा। दूसरी बात एक और है, वो ये है कि चुनाव आयोग का जो कानून है, जो इनकी हैंडबुक में भी लिखा है रिटर्निंग ऑफिसर्स की, उसमें ये लिखा है कि जो भी कैंडिडेट आए अगर उसने अपने पर्टिकुलर्स ठीक लिख रखे हैं तो कोई टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, हर नॉमिनेशन पेपर पास करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कोई भी नॉमिनेशन पेपर। लेकिन स्क्रूटनी के टाइम ये बेईमानी करके एक तरीके से ईवीएम का प्रयोग जारी रखने के लिए ये लोग बड़ी ही गैरकानूनी तरीके से कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं, कैंडिडेचर्स को रिजेक्ट करते हैं, नॉमिनेशन लोगों के कैंसिल करते हैं। इस बात से भी लोग होशियार रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़े। जहां जहां 385 लोग नॉमिनेशन भर देंगे वहां पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, वहां निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद पूरी हो जाएगी और वहां आरएसएस और बीजेपी 100% हारेगी। तो फिर आप जो ये बात कह रहे हैं, ये मैंने पहले भी जो है वो सुनी है कि 385 अगर कैंडिडेट अगर एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर नॉमिनेशन फाइल कर दें तो वहां फिर बैलेट पेपर से करवाना पड़ेगा। हाँ, तो ये फिर ये जो विपक्षी पार्टियां, क्या वो 385 आदमी खड़ा नहीं कर सकती हैं? वो एक जो लोकसभा कोई भी लड़ता है। ये इलेक्शन कमिश्नर साहब तो नकली अपने आप को एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम लोग तो असली एक्सपर्ट है ना, हमें इसकी एक एक कमी पता है, एक एक पॉइंट पता है। आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, मैं रात को जाग के शेयर नहीं लिखूंगा, आपको जवाब दूंगा उस पर। इलेक्शन के बारे में कोई भी सवाल मुझसे पूछ लीजिए आप, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के बैठे हैं, साइंस देख के बैठे हैं, लॉ देख के बैठे हैं, फैक्ट्स देख के बैठे हैं। ये लोग सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग करने का की कला है इनके पास, और कुछ नहीं है इनके पास। नहीं तो फिर ये विपक्षी पार्टियां ये जो एक तरीका आप बता रहे हैं, फिर उसको क्यों नहीं आजमाती हैं? फिर अभी ये सारे तरीके इस्तेमाल होंगे। अभी किसने कह दिया कि ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं? अच्छा, अभी भी आपको जो है इस बात की उम्मीद है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे? आ रही है 18 तारीख को 3 बजे
डी गेट सुप्रीम कोर्ट पे प्रदर्शन शुरू हो रहा है वकीलों का, उसके बाद सारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकील प्रदर्शन शुरू करेंगे, उसके बाद जनता सड़कों पे आएगी, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी। मतलब अभी भी आंदोलन खत्म करने के लिए जो साजिशें कर रहे हैं ना आप लोग, वो चलने वाली नहीं है। हमारे लोगों को तोड़ने की, हमारे लोगों को भटकाने की, हमारे क्लोज साथियों को भटकाने की जो साजिश कर रहे हैं ना, कामयाब होने वाली नहीं है अमित शाह जी, मोदी जी। तो आप अभी भी इस बात पे अड़िग हैं कि ये चुनाव 2024 का ईवीएम से नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। जनता जाग गई है, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। चलिए, तो महमूद पराचा से आप जो है वो 2 घंटे 4 घंटे कितने घंटे भी बैठ करके बात करिए, और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं वैसे, तो तर्क में वैसे भी जो है वो जीतने की कोशिश कर रहती है इनकी। लेकिन सवाल अब यही है कि देश चुनाव में जा रहा है और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया, आचार संहिता लग गई है, लेकिन क्या अभी भी जो महमूद पराचा कह रहे हैं कि 18 तारीख का एक बड़ा प्रोटेस्ट है 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और क्या वाकई अभी भी संभव है? और क्या वाकई आप बताइए एक दर्शक के तौर पर, एक देश के नागरिक के तौर पर, कि एक तरफ जो है महमूद पराचा के तर्क हैं और एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तर्क हैं, तो कौन से तर्क आपको ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बातें कह रहे हैं उनमें ज्यादा जो है आपको जो है वो लग रहा है कि ज्यादा सच्चाई है, या महमूद पराचा जो सवाल उठा रहे हैं या वो वाजिब सवाल है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से माहौल है, तो ऐसे में धारा के साथ में तो बहुत सारे लोग बहते हैं, लेकिन धारा के खिलाफ होकर के, धारा के उल्टे होकर के बहने की जो क्षमता है वो बहुत कम लोगों में है। महमूद पराचा जी, आप आए, आपने विस्तार से जो है वो अपनी बात रखी यहाँ पर, और लोगों के अंदर जो इस चीज को लेकर के ये मन में सवाल आ रहे थे कि अब तो ये पूरा मामला ही खत्म हो गया है, इलेक्शन कमिश्नर तो जो है वो आकर के शेरो शायरी और पता नहीं क्या क्या बात कह रहे थे, लेकिन उसके बाद में भी आपने आकर के मजबूती से अपनी बात रखी है, और अब लोगों के ऊपर है कि लोग इसको कैसे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।